हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज क्लास 9th NCERT का चैप्टर 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स कंसेप्ट या लॉज ऑफ मोशन को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं इंजीनियर NP सिंह आज आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और फिजिक्स कॉफ़ी को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स से। तो क्या होता है फोर्स। तो फोर्स, सपोज ये कोई ब्लॉक है। अगर ये ब्लॉक किसी प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, किसी भी सरफेस पे, कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाइए और अपने घर के फर्श पे उसको रखिए। आप उसको पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है। आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे इसका मूवमेंट एक अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो बात बार बार जो डायरेक्शन की आ रही है, तो पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ा चुके हैं कि डायरेक्शन की बात से अगर कोई भी क्वांटिटी डिफाइन होती है तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सिंपल फोर्स को समझने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशंस आप लोगों को मिल जाती है कई बुक्स में। तो उसी तरह की डेफिनेशन है, द पुश और पुल विच आइदर चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है, आराम से मर्जी में है, रेस्ट में है। आप आए, आपने उसको पुश करना स्टार्ट किया तो वो चेंज आया स्टेट ऑफ रेस्ट में, मोशन में आ गया। कोई भी पार्टिकल पहले से मोशन में है, आपने फोर्स लगाया। जैसे सपोज एक टॉय ले लो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, छोटा सा टॉय, रिमोट वाली कार, और वो मोशन में है। कोई बच्चा उसको चला रहा है, वो चलती जा रही है। आपने हाथ से फोर्स लगाया तो मोशन से रेस्ट में आ गई। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा चुके हैं। तो इसको ही न्यूटन भी बोल देते हैं, न्यूटन इसकी यूनिट कहलाती है, शॉर्ट फॉर्म। और अगर इसको हम CGS में लिखेंगे, देखिए ये तो ऐसा ही है, MKS सिस्टम। आपको MKS CGS पता होगा, नहीं तो MKS CGS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। टाइम की यूनिट को सेकंड ही लिया जाता है। तो CGS में कन्वर्ट करेंगे तो kg का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड रहेगा। और CGS में फोर्स की यूनिट को डाइन। एंड दिस इज द रिलेशन, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। इतना आप लोग देख लीजिए फोर्स में। अब इसको एक्सप्लेन और करेंगे थोड़ा आगे। कैन नॉन लिविंग बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स। क्या नॉन लिविंग थिंग्स फोर्स लगा सकती हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल लगा सकती हैं, क्यों नहीं लगा सकती। आप स्केल लीजिए, कंघा लीजिए और उसको थोड़ा सा सूखे बालों पर ऐसे करिए। शायद आपने प्रैक्टिकल किया होगा बचपन में। और पीसेस ऑफ पेपर के टुकड़ों को रख दीजिए और ऐसे पास लेके आइए तो वो उठने लगते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे होता है, क्यों होता है, ये आगे बताएंगे। तो कंघा भी नॉन लिविंग है और पीसेस ऑफ पेपर्स भी नॉन लिविंग है। जब आप खुले एरिया में खड़े होते हैं और विंड और हवा तेज़ी से चल रही होती है तो आपको फोर्स एक्सर्ट, आपको लगता है कि हमें धक्का मिल रहा है हवा से। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। और आपके ऊपर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा हम रख दें आपके सर पे, वो देखते हो ना कुली वगैरह कितना वजन उठाते हैं, लेके जाते हैं। तो वो क्या है, एक नॉन लिविंग बॉक्स है और वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको संभाल के ले जा रहे हैं। तो नॉन लिविंग फोर्स लगा सकते हैं। ये NCERT में लाइन दी हुई है आपके में। और
इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप देख सकते हैं वाटर के केस में। अब थ्रस्ट का कि बैलून आपने एक ले रखा है और बैलून को आप पानी के टैंक में जैसे ही डुबोएंगे वो तेज़ी से उबल के बाहर आएगा, उस पर अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो एग्जाम्पल अगर कोई बोले कि फोर्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए फोर्स तो वही है, लगने के तरीके अलग हैं, उसी हिसाब से एग्जाम्पल हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ और ऑन एनी प्लैनेट। तो दैट इज कि धरती ने हमारी सबको अपनी तरफ खींच के, अपने सेंटर की तरफ खींच के रखा हुआ है। तो जिस फोर्स से खींच के रखा हुआ है तभी तो हम अर्थ पे चलते हैं आसानी से, ऐसे क्यों नहीं उड़ने लगते? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। है तो वही फोर्स। अब प्रोटीन तो प्रोटीन है, वो दाल से ले लो, चाहे दूध से ले लो, चाहे मलाई से ले लो, चाहे पनीर से ले लो, है तो प्रोटीन। वैसे ही ये फोर्स है, तो सबकी यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल बेस से हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। कोई भी फोर्स हो लेकिन सबकी यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक लाइन इसमें एनसीईआरटी में दी है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब भी समझ लेंगे। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? देखो, ये एक ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है किसी भी सरफेस के ऊपर। ये आपके घर में एक लकड़ी का डब्बा रखा हुआ है, तुम इस तरफ खड़े हो गए, ये खड़े हो तुमने कहा हम इस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है भाई, हमने कहा तुम फोर्स लगाओ। हमने पूछा कितना लगा सकते हो? तुमने कहा मैं 5 न्यूटन तक लगा सकता हूँ। इस तरफ तुम्हारा भाई खड़ा हो गया, ये हमने कहा तुम कितना लगा सकते हो? बोले जितना भैया लगा सकते हैं। तुमने भी 5 न्यूटन लगा दिया। क्लियर? यहाँ से एक बंदर आया उछल के, वो भी इसके ऊपर बैठ गया आके। उसने कहा हम इसके ऊपर बैठे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने भी 5 न्यूटन लगा दिया। और अर्थ सरफेस से इस ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो भी सपोज 5 न्यूटन का लग रहा है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये रेस्ट में है। ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं। यही फर्क है। अगर किसी भी पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वो रेस्ट में रहेगा, या अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी से चलता रहेगा। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। रीजन क्या है? 5 न्यूटन 5 न्यूटन दोनों तरफ से जीरो। क्लियर? 5 न्यूटन दोनों तरफ से जीरो। तो नेट फोर्स इस पे जो है वो जीरो है, जो रिजल्ट है इन सब फोर्सेस का वो जीरो है। तो जब रिजल्ट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसमें कभी एक्सेलरेशन नहीं आ सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अगर यही अनबैलेंस्ड हो जाए, ये भैया तुम्हारे छोड़ के भाग गए यहां से और ये बंदर यहीं बैठा हुआ है, अगर ये 5 न्यूटन लगाए यहाँ पे और सपोज फ्रिक्शन ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मतलब सरफेस जो है एकदम स्मूथ है, तो ये ब्लॉक इस तरह भागना शुरू कर देगा। जैसे ही इस तरफ ब्लॉक भागना स्टार्ट करेगा तो आप बोलेंगे सर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। सर कैसे? सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, रेस्ट में था, अब सर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। देयर इज समवॉट एक्सेलरेशन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड, द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक इज अनबैलेंस्ड। तो क्या रिजल्ट आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स का, ये भी आपने समझ लिया। आगे देखते हैं।
एक टर्म इसमें आता है, ये भी देख सकते हैं, जैसे ये एक भारी भरकम ब्लॉक पड़ा हुआ है और जिस सरफेस पे, जो आपके घर के फर्श पे ये पड़ा हुआ है, वो बड़ा खुरदुरा है। ये खुरदुरा सरफेस नहीं देखे हो, जो उन्हें पकड़ के हाथ को रगड़ दे तो हाथ पूरा छिल जाए, उसे कहते हैं खुरदुरा। और एकदम प्लेन सरफेस हो, उसमें भी क्या करो, खाना बनाने वाला सफोला और डाल दो तो एकदम चिकना हो जाएगा, फिर कितना भी हाथ को रगड़ो हाथ नहीं छिलेगा, तो उसको कहते हैं स्मूथ सरफेस। तो ये छिल्ला विल्ला जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है वहां पर। तो सपोज ये ब्लॉक है और तुमने कहा हम इस तरफ से फोर्स लगाएंगे, तुमने कहा सर हमने लगा दिया 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि उसने भी पलट के इस तरफ लगा दिया 10 न्यूटन, तो क्या एक खिसकेगा आगे? नहीं खिसकेगा। अब तुम्हें इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर पाओ, तब ये खिसकेगा, तब ये मोशन में आएगा। अगला इसमें टॉपिक है, वो है इनर्शिया। समझते हैं इनर्शिया को। तो क्या होता है इनर्शिया? कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें सडनली चेंज लाना, रेस्ट वाले को सडनली मोशन में लाना, या मोशन वाले को सडनली रेस्ट में लाना, एकदम इम्पॉसिबल। सडनली मतलब 0 टाइम लगे उसमें, क्योंकि वो उसका रेजिस्ट करता है, उसका अपोज करता है। अगर उसका रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा कर रहा है उसी को कहते हैं इनर्शिया। जैसे एक बॉल है ऊपर से चली आ रही है, किसी बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया, वो चली आ रही है, तो आप उसको कैच करोगे तो हाथ पीछे करोगे, सडनली आप ऐसा ही नहीं पकड़ोगे, आपने हाथ को पीछे करोगे, क्योंकि आप चाहते हो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 हो जाए आपके हाथ में। तो इनर्शिया के बारे में अगर हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it resists the sudden change in the state of rest or motion. In the state of rest or motion. सीधी सी बात है, inertia is directly proportional to the mass. इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और पार्टिकल में, बॉडी में, वो मास की वजह से है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन चली जा रही है 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, उसको सडनली नहीं रोका जा सकता, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को 0 किया जाएगा, ब्रेक्स अप्लाइड किए जाएंगे। लार्ज इनर्शिया है, बहुत ज़्यादा मास है। तो जैसे मास ज़्यादा होगा वैसे ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया क्या है? एक्चुअली में बोलेंगे मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शियल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने का तरीका ही मास है, इसको ऐसे बोलेंगे। तो अब सडनली नहीं रोका जा सकता, उसका वो रेजिस्ट करता है इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो चेंज आएगा सडनली मोशन में नहीं लाया जा सकता, रेस्ट से मोशन में नहीं लाया जा सकता। जैसे ट्रेन होती है ना, स्टार्ट करो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है, बाइक स्टार्ट करो, क्योंकि सब में मास है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, उसका वो अपोज कर रहा है। तो जो फिर भी हम जो चेंज लेके आ रहे हैं, वो क्यों आ रहा है चेंज? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है हमें,
अब वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? अब बाइक को कहाँ से मिल रहा है? फ्रिक्शन, रोड की वजह से। अब रोड को चिकना कर दो मार्बल और टाइल लगा के, उस पर तेल डाल दो और लगो बाइक चलाना, टायर वहीं घूमता रहेगा, फिसलता रहेगा, बाइक आगे जाएगी ही नहीं। तो इंजन से जो हमें फोर्स मिलता है, जो टायर तक पहुंचता है, उस टायर से जो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से जो टायर को मिलता है, उसी वजह से हमारी बाइक आगे बढ़ती है। इसको हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना ही समझ लो। तो बात वही है कि वजन जितना ज़्यादा होगा, इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है। अब अगला इसमें एक पॉइंट है मोमेंटम। ये शब्द जो हैं ये दिमाग में बैठते नहीं हैं, तो इनको पहुंचाना है कि इनका मतलब क्या है पहले। तो अगला जो पॉइंट है दैट इज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? हमने एक छोटी सी ग्लास की कंची खेले हो? कंची, बचपन में कंची खेले हो कभी? या छोटी सी ग्लास की एक बॉल ले ली हमने, उसे कंची बोलते हैं। हम तो बचपन में खेलते थे, तुम लोग खेले हो कि नहीं खेलो पता नहीं। तो उसको हमने पकड़ा और ऐसे आराम से तुम्हारे ऊपर फेंका। तुमने कहा सर ठीक है। उठा के ज़ोर से मार दिया तो सर में लग जाएगी। तो जब ज़ोर से मारा तो जो हमारी बॉल है ये ग्लास की, ये जो कंची है, इसका जो मास है वो तो फिक्स है। सपोज ये 10 ग्राम की होगी। जब हमने आराम से हिट किया तो इसकी वेलोसिटी कम थी, जब जोर से हिट किया तो वेलोसिटी बहुत हाई थी। तो जो इम्पैक्ट आपको मिला इस बॉल से, दैट इम्पैक्ट विल डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी बोथ। द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ज्यादा मोमेंटम से हिट किया तो ज्यादा चोट लग गई, कम से किया तो पता भी नहीं चला। जो बंदूक की बुलेट होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, 2-4-5 ग्राम की। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से जाती है, रफ्तार से फोड़ के निकल जाती है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum। पूरा लिख लेना, is called momentum। तो मोमेंटम जो है डिनोटेड बाई P is directly proportional to mass of the body, is directly proportional to velocity of the body or object। तो यहां से आ गया P is equal to mv, मोमेंटम। अब जैसे हमने इतनी बड़ी बॉल ले ली उसी ग्लास की और बड़े आराम से तुम्हारे ऊपर फेंक दी, तो भी तुम्हें चोट लग जाएगी। रीजन क्या है? उसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी भले ही कम हो। छत के ऊपर से एक छोटा सा कंकड़ आपके ऊपर गिराया हमने, और फिर इतनी बड़ी बॉल है ग्लास की या इतना बड़ा पत्थर है वो गिरा दिया। तो एक केस में आप देख सकते हो मास बहुत ज़्यादा है, एक केस में मास बहुत कम है। अब वो बाद में डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किसकी कितनी बढ़ के आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि मास ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी कितनी भी कम हो। इतना बड़ा पत्थर लिया, आपके पैर पे पटक दिया तो भी बराबर हिट कर जाएगा। और छोटी सी बॉल है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, बहुत ऊंचाई से चली आ रही है आसमानों को चीरते हुए, और आपकी पैर की उंगली पे लगी तो भी उंगली तोड़ देगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो भी मोमेंटम ज़्यादा, मास ज़्यादा हो गया तो भी मोमेंटम ज़्यादा। अब मास बहुत ज़्यादा हो जाए और वेलोसिटी बहुत कम हो जाए तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा।
मतलब बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे ले जाके तुम्हारे पैर पे रख दिया, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, और पटक दिया तो दिक्कत है। तो मास बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी बहुत कम, तो भी मोमेंटम कम हो गया। तो ये इम्पैक्ट मिलता है बॉडी को, ऑब्जेक्ट से इम्पैक्ट मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो दोनों पे डिपेंड करता है। इन्हीं के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोला जाता है। तो फील करो क्वांटिटी क्या है ये मोमेंटम। तो अगला पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज मोशन के तीनों लॉ खत्म करके अगले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल लगाना भी स्टार्ट कर देंगे इसके। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो इनर्शिया हम बताया वो भी यही कहता है, सेम वही बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब वही इनर्शिया जो बताया कि प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, कि वो रेजिस्ट करती है। क्योंकि यार वो मनमर्जी है ना उसकी। इतना बड़ा पत्थर है, आराम से बैठा है रोड पे, और तुम कह रहे हो उसको हम ढकेल के ले जाएंगे, तो वो रेजिस्ट नहीं करेगा। और इतना बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा, और तुम कह रहे हैं हम इसको रोक देंगे, वो तुम्हें भी उड़ा देगा। वो कह रहा हमको मत छेड़ो, हम जैसे ही हमको वैसे रहने दो, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इनर्शिया। मास की वजह से, हमारे पास मास है, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसमें लिखेंगे इफ द सम की जगह वेक्टर सम लिखो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर होता है। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग if the vector sum of all the forces acting on a particle is zero, then the particle remains at rest or remains with constant velocity. Remains at rest or moves with constant velocity. तो ये डेफिनेशंस इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको अगर थियोरेटिकली कोई पूछे तो आप बता सकें, लिख सकें एग्ज़ाम में। शॉर्ट में इसको बोलेंगे रिमेन्स अनएसेलरेटेड, रिमेन्स अनएसेलरेटेड। अब वही बात हो गई कि किसी पार्टिकल पे सारे फोर्सेस का जो सम है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, अगर वो ज़ीरो है तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अपनी रफ्तार से फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो उतने से ही जाता रहेगा। रिमेन्स उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, उसकी रफ्तार ना बढ़ेगी ना घटेगी, बस यही बात है। वो वही हमने इनर्शिया में समझाया था। इसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ़ एफ नेट, नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़ीरो है, वेक्टर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है किसी पार्टिकल पे, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगा। या एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो पलट के यही बात बोली जाएगी कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। और अगर किसी भी पार्टिकल पे एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, और पलट के बात यही बोली जाएगी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो नहीं होगा। कोई भी पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो चेंज का रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस करता है, चेंज का अपोज करता है, बदलाव का अपोज करता है। तुम भी करते हो बदलाव का अपोज। कैसे?
तुमसे कहो पढ़ाई करनी है, तुम बोलोगे नहीं रुक जाओ पहले खेल खत्म कर लें फिर पढ़ाई होगी। सडनली चेंज नहीं हो जाओगे। तुम बोलोगे सो रहे हैं, एकदम से कोई उठा देगा, खोपड़ी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे नींद पूरी होगी, अपने हिसाब से जगेंगे। सडन चेंज का अपोज हमेशा होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, ये नेचर का लॉ है। सडन चेंज कभी नहीं आते हैं। सडन चेंज आने का मतलब होता है खतरा, कुछ जर्क आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है, रीजन है ना उसका। जैसे सपोज मैंने बताया F इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को हम लिखें तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, पढ़ा चुके हैं। अब वेलोसिटी में चेंज आ जाए और जीरो टाइम में आ जाए तो ये तो हो गया नंबर अपॉन जीरो, और नंबर अपॉन जीरो क्या हो गया? इनफाइनाइट। मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फोर्स मतलब वेरी लार्ज फोर्स। इनफाइनाइट जब आता है मतलब भगवान ऊपर वाला ही कर सकता है भाई इतना। इनफाइनाइट फोर्स चाहिए सडन चेंज के लिए, कि टाइम ना लगे और चेंज आ जाए। इसलिए हमारी प्रकृति में सडन चेंज नहीं आते हैं। द चेंज टेक्स इट्स टाइम। सपोज ये धागा है और इससे एक ये बॉल लटक रही है, तुम बोलोगे सर इस बॉल का वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो धागे में जो फोर्स लगता है दैट इज टेंशन फोर्स। अभी हम बताएंगे धागे का फोर्स, स्ट्रिंग का और स्प्रिंग का, मतलब लिक्विड्स का, सब बता देंगे। तो ये बैलेंस्ड है। जितना फोर्स ये बॉल इस स्ट्रिंग पे लगा रही है उतना ही टेंशन फोर्स स्ट्रिंग इस बॉल पे लगा रही है। दोनों फोर्सेस की यूनिट भी न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए ये रेस्ट में है और मजे में है। आराम से बॉल टंगी हुई है सीलिंग से, जैसे आपका पंखा टंगा हुआ है सीलिंग से। अब तुमसे हमने कहा इस बॉल को पकड़ो और जोर से जर्क मारो, जैसे ही मारोगे टूट जाएगा। रीजन, तुमने हार्ड मोमेंटम इंपल्सिव फोर्स दिया है इसको। इतना टेंशन ये रस्सी मेंटेन नहीं कर पाई, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, इसका मोशन लार्जर फोर्स की तरफ हो गया, एक्सेलरेशन हो गया इसका। तो जर्क यहां पे आएगा। तो जर्क आएगा मतलब बहुत लार्ज फोर्स यहां जनरेट हुआ है, इसके कंपैरिजन में वेरी लार्ज, टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है कंपैरिजन से। जैसे हमने बोला यहां पे एक चींटी है, ये है हमारी चींटी, प्यारी सी चींटी। हमने बोला इसका मास बताओ, तुमने कहा सर इसका मास तो बहुत कम होगा, ये चींटी है। और यहां पे एक हाथी है, ये हमारा हाथी है। थोड़ा हाथी बन नहीं पा रहा हमसे, लेकिन समझ लेना ये हाथी है। हमने कहा इसका मास बताओ, तो हम बोलेंगे इस हाथी के मास के आगे इस चींटी का मास नेग्लिजिबल है। इस केस में क्या होगा? हाथी बोलेगा दिस चींटी हैज जीरो मास, और चींटी बोलेगी दिस हाथी हैज इनफाइनाइट मास। कंपैरिजन कहां है? बात यह है। फुल एंड फाइनल, एब्सोल्यूट इनफाइनाइट तो भगवान ही हो सकते हैं, ऊपर वाले हैं वो तो फिर फुल एंड फाइनल। लेकिन वही बात है कि हम एक छोटी सी बॉल लिए हाथ में और हम दीवार पे टक्कर मारें तो हम बोलेंगे द बॉल इज स्ट्राइकिंग विद इनफाइनाइट मास। तो दीवार क्या इनफाइनाइट मास है कि अनंत मास है? ये इतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन कंपैरिजन जब आएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो फिर बात वही हो जाती है कि ये नेग्लिजिबल है और ये इनफाइनाइट है। यही इस फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की।
तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लेंगे। The rate of change of linear momentum is equal to the force applied। ये कैसे बनता है समझ लेंगे। देखिए, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो कहीं से फोर्स लगा है, या किसी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज लाया तो वो फोर्स एक्सर्ट करा देगा चेंज लाने वाले पे। ये बॉल आ रही है क्रिकेट की, आपने इसको कैच किया, आपको तुरंत जर्क लगेगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, वो कम लगे, आपको चोट कम लगे हाथ में, इसीलिए आप इसको बैक करते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि जो चेंज है वो ज़्यादा टाइम में आए। तो एक बॉल चली आ रही है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, उसके मोमेंटम को आपने कम करने की कोशिश की, वो आपके हाथ पे फोर्स से अप्लाइड करेगी। या एक बॉल जा रही है, तुमने हाथ से फोर्स लगा दिया, उसका मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा, क्यों? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मास तो उसका कांस्टेंट ही है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम the rate of change of linear momentum of a particle is equal to the force applied। फोर्स अप्लाइड मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसको थोड़ा आगे और ले जाएं तो मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये पढ़ा चुके हैं हम पहले भी, सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिए हमारे, सब चीज़ें कनेक्ट में रहती हैं, लिंक से लिंक जुड़ी हुई है। शुरू से पढ़ना शुरू करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मास में तो चेंज आ नहीं सकता, बॉल का जो मास है वो तो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये बाहर आ गया। अब वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि रोकोगे तो कम होगी और धक्का दोगे तो बढ़ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए क्या बन गया? दैट इज फोर्स एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन मोमेंटम आएगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स दिया, चेंज इन मोमेंटम आया, या चेंज इन मोमेंटम किया तो एक्सटर्नल फोर्स फील होगा। इसको अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इस पे न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे। चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ये सब आपके एनसीईआरटी के आर्टिकल हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। हमने इस दीवार पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, दीवार ने पलट के हमारे हाथ पे भी लगा दिया 5 न्यूटन। हम खड़े हैं, हमारा बॉडी वेट है सपोज 70 न्यूटन सपोज। तो हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो जितना फोर्स हम अर्थ पे लगा रहे हैं उतना ही पलट के अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है, तभी तो हम रेस्ट में हैं। अगर ज़्यादा लगा दिए हम तो धंस जाएंगे, और ज़्यादा लगा दी तो ऊपर उठ जाएंगे। इसमें हम लिख लेते हैं व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी when a body exerts a force on another body, the second body also exert exerts equal and opposite force on the first body।
ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो वही बात हो गई कि यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक रखा है और हमने उसे धक्का दिया और वो स्टेबल है, हम लगाया 5 न्यूटन, तो उसने पलट के हमारे पे भी लगा दिया, हाथ पे 5 न्यूटन। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सपोज ये आपकी गन है और एक गन में ये बुलेट है। अब बुलेट जैसे ही फायर हुई बाहर की तरफ, यहां ब्लास्ट हुआ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ये आपकी गन है। तो बुलेट पे फोर्स मिला जिससे बुलेट एक्सेलरेट करके बाहर की तरफ भागेगी। और गन को भी पीछे फोर्स मिलेगा, जैसे ही गन चलाएंगे तो हमें भी जर्क मिलेगा पीछे की तरफ, दैट इज रिकॉइल फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन। अभी ये स्प्रिंग लगी हुई है दीवार में स्प्रिंग लगी है, तुमने कहा हम हाथ से पकड़ के इसको खींचेंगे, खींचो। तो जैसे खींचोगे तो जितनी ताकत तुम स्प्रिंग पे लगाओगे, स्प्रिंग पलट के तुम्हारे हाथ पे लगाएगी, तभी रेस्ट में खड़े रह पाओगे। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो एक्शन रिएक्शन के। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, और कल जो लेक्चर आएगा इसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कर दिया करो, और फिजिक्स कॉफी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।